ओके, सो अपना फ्री कैश फ्लो अप्रोच हो गया, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड अप्रोच हो गया। हैविंग सेड दैट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड अप्रोच के अंदर 2-3 और सम्स होते हैं सिंपल, वो भी करने जरूरी है। उनमें से एक सम रिसेंटली आया था जिसमें ये वाला लॉजिक था जो अकाउंट्स में पढ़ते हैं कि अगर कैपिटल एम्प्लॉयड जो है बुक्स में 700 करोड़ है बुक्स में, पर उसका रिप्लेसमेंट वैल्यू 800 करोड़ है। कैपिटल एम्प्लॉयड 700 करोड़ है पर उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट 800 करोड़ है, तो अपने को 800 करोड़ इंटू केसी करना है। समझ गए? मैं जस्ट बता रहा हूं। एक सम आया था जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड 700 करोड़ दिया हुआ था और उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट 800 करोड़, तो उसका फेयर वैल्यू तो 800 करोड़ हुआ ना, वो लेना था। और एक सम था जिसमें एक एफएमसीजी या कॉस्मेटिक कंपनी थी, तो कॉस्मेटिक कंपनी कोई पेटेंट यूज करी थी, पेटेंट। तो पेटेंट के कारण वो अर्न कर पा रही थी पर वो पेटेंट बुक्स पे दिखाया हुआ नहीं था, तब तो पूरा ही गड़बड़ है ना, बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड अंडरस्टेटेड है। उससे केसी इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड कम आएगा और लगेगा कंपनी क्या ईवीए कमा रहा है। तो आपको वो जो पेटेंट है उसको कैपिटल एम्प्लॉयड में लेना था और लेके उसके बाद निकालना था। डिड यू अंडरस्टैंड? तो मेरा बोलने का मतलब है टॉपिक वैसे हो गया ईवीए का लॉजिक, बट दैट डज नॉट मीन दैट टॉपिक हो गया। आपको अपने बुक से, पीएम से, जो भी जहां से भी एक बार रेफर तो करना ही पड़ेगा टू नो द वैरायटी ऑफ सम। सक्सेस इन द एग्जाम is a function of two things. Number one, concept. Number two, specifically having seen all the variety of sums. ठीक है? तो अभी बीच में जब ब्रेक थी तो इन दैट केस एक दो जन पूछ रहे थे कि अपने को आपके ये वाले बुक से केवल रिवाइज करना है या क्या करना है। ठीक है? तो मैंने बोला कि नहीं, करो ये कि ये वाले बुक को पकड़ो बेस, उससे अभी हुआ है और अभी टाइम कम है ना, तो डेप्रिसिएशन का स्कोप नहीं है। ठीक है? तो अकॉर्डिंगली आप इससे पकड़ के एक टॉपिक कंप्लीट किए से बॉन्ड। ये कंप्लीट करने के बाद आप तुरंत उसमें गए आपके ओरिजिनल कॉपी में या पीएम में या जहां से भी आपने क्लासेस की है, और उधर में सर ने क्या क्या कराए थे वगैरह वो आपने और देखा, वहां मार्क कर लिया कि ओके यार बॉन्ड में जो आपने किए यहां से, उसके अलावा 6 या 8 या 9 सम्स और है अलग वैरायटी के, वो टिक कर लिए, जिससे कि लास्ट में जाके आपको क्लियर है उस दिन में वो क्या करना है, ये करना है और वो 6 या 8 9 सम करने हैं। हैविंग नोन दैट उस दिन क्या करना है इज अ ग्रेट एसेट, बिकॉज यू डोंट गेट मिसगाइडेड, यू नो एग्जैक्टली ये करना है और ये करना है, तो यू आर वेरी वेरी पेशेंट एंड मूविंग दैट वे। सेकेंड जो डाउट स्टूडेंट्स का था अभी वो ये था कि सर घर आके एफआर से उसके बाद थोड़ा सा आप वो बता दीजिए कौन कौन से टॉपिक का सीक्वेंस करें ना। अगर मैं बता रहा हूं वो तो ऐसा नहीं है कि वो आइडियल है, हो सकता है किसी और को कुछ और सूट करे, फिर भी मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूं। न्यू सिलेबस का अलग गाइडेंस है, ओल्ड सिलेबस का अलग गाइडेंस है। न्यू सिलेबस में मेरे को लग रहा है टॉपिक के फ्लो को देखते हुए अभी कि जो बॉन्ड इक्विटी और क्या बोलते हैं मर्जर, बॉन्ड इक्विटी और क्या मर्जर, और अगर हो पाए, बिकॉज वो डिपेंड करता है उस दिन क्या ब्रेन चल रहा है और किस हिसाब से कर रहे हो, बॉन्ड इक्विटी मर्जर म्यूचुअल फंड, ये सारा अगर सलट जाए तो बढ़िया, बट हो सकता है इनमें से कोई एक बच जाएगा म्यूचुअल फंड वगैरह, बट बॉन्ड इक्विटी और मर्जर उस दिन आप फिनिश कर दे। ये पहले फिनिश करने का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अदरवाइज फॉरेक्स और डेरिवेटिव ये सब के प्रेशर के कारण इनको इज्जत मिलती नहीं है, तो जब से उसको इज्जत देना चालू किया उसके पहले ही इसको कर लिए तो बेटर ना। बॉन्ड इक्विटी और मर्जर तीनों में ज्यादा फॉर्मूलाज है नहीं, बेस्ट पार्ट ये तीनों में फॉर्मूलाज नहीं है, तो आप परसों तक भूलोगे नहीं, समझ गए? वो वाला परसों भूलोगे नहीं, तो ये आप सल्टा सकते हो। ठीक है? तो उसके बाद नेक्स्ट डे तो आपको सुबह पहले फॉरेक्स चालू करना ही है। यू कुड सी समथिंग, जब अपने क्लासेस ये वाली करते हैं तो जब भी सुबह क्लास स्टार्ट करते हैं ना 7:10 7:15 पे, उस समय एफिशिएंसी लेवल सबका बहुत ज्यादा हाई रहता है, आई फेल्ट इट, और शाम को उतना नहीं रहता, मैंने वी आर नॉट एबल टू टेक इट, ये दुनिया को सहते सहते ठीक है? तो वो सुबह पहले फॉरेक्स स्टार्ट करेंगे, बहुत फ्रेश चालू होगा। प्रॉब्लम ये है केवल अगर आपका मार्क किया हुआ है ना कि मेरे को एग्जैक्टली रिवाइज कैसे करना है, तो आप टाइम डिसिप्लिन में कर पाओगे, और अगर आपका मैंने अनसिस्टमैटिक छोड़ा हुआ है, देखा जाएगा उस समय जो पिकअप हुआ, तो थोड़ा सा रिस्क एलिमेंट है, क्या पता कितना समय लग जाए। तो फॉरेक्स डेरिवेटिव IRM RM, फॉरेक्स डेरिवेटिव IRM RM, इसमें RM में जाने, सिंस मैं कॉमन कोर्स करा रहा हूं यहाँ पे ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस का, तो मैंने फॉर एग्जांपल RM रिस्क मैनेजमेंट का वैल्यू एट रिस्क, कौन सा वैल्यू एट रिस्क का सम डिस्कस नहीं किया। ठीक है? तो पर वैल्यू एट रिस्क का जो सम्स है बहुत ज्यादा इजी होते हैं, इट इज जस्ट x इंटू जेड इंटू एस डी, क्या
एक्स इंटू जेड इंटू एस डी, एक्सपोजर क्या है 50 करोड़, स्टैंडर्ड जो जेड क्या है डिपेंडिंग ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और एस डी जो दिया रहता है उसको टाइम एडजस्टमेंट। ठीक है, तो जो लोग किए हुए ध्यान आ रहा होगा। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट के मैट में 2 सम्स दिया हुआ है, वो लोग वही घुमा के देते जा रहे हैं। अपने क्लास में जो साथ में किए थे करीब 10-12 सम्स किए थे अलग अलग वैरायटी का आरएम का। व्हाट आई इंटेंड टू डू इज दैट यहां से जाने के बाद जो पोर्शंस मैंने नहीं करवाया है खासकर न्यू सिलेबस में, जैसे फॉर एग्जांपल आरएम नहीं कराया और थियरी नहीं कराया इन क्लासेस में, तो वो भी मैं रिकॉर्ड करूंगा और रिकॉर्ड करके उसका भी बना लूंगा, और उसके बाद जाके यहां से एक मैसेज चला जाएगा कि आप इसका आके 2 घंटे का क्लास कर सकते हो। इन केस यू वांट टू डू दैट थियरी एंड दैट, यू कैन स्पेयर दैट टाइम एंड कम एंड डू इट। ठीक है, तो 3-4 दिन में वो आ जाएगा, तो अकॉर्डिंगली वो कवर हो जाएगा। तो अपने बात कर रहे थे कि फॉरेक्स डेरिवेटिव और आईआरएम आरएम ये आप कंप्लीट किए। वी होप दैट ये आपका कंप्लीट नेक्स्ट डे 5-6 बजे तक हो जाए। ठीक है, तो 5-6 बजे तक अगर ये कंप्लीट हो गया तो थोड़ा सा रेस्ट लेके आप पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड अगर बाकी था वो कर सकते हैं, बिकॉज पोर्टफोलियो का फॉर्मूलाज होता है, तो थोड़ा सा एक दिन पहले किया हुआ याद बेटर आएगा। ठीक है, अल्टीमेटली ऑन द फाइनल डे ऑफ द एग्जाम, दिस इज ऑल ओल्ड न्यू सिलेबस गोइंग ऑन द फाइनल डे ऑफ द एग्जाम यू हैव टू पे स्ट्रेस ऑन थियरी। थियरी के पॉइंट्स याद रहने चाहिए। सारे क्वेश्चन में पॉइंट्स क्या है, इनका चेकिंग पॉइंट्स के हिसाब से होता है, अंदर का कभी याद नहीं करना है। ठीक है, तो पॉइंट्स केवल याद करने, बिकॉज ऐसे भी अगर आप थियरी कर रखे हो तो आपको अंदर लिखना आ जाता है। पॉइंट्स याद रहने चाहिए और सारे थियरी कवर करने हैं। ठीक है, तो थियरी में मैंने बोला कि यहाँ जो पीछे में थियरी दिया हुआ है ना, जैसे बुक में न्यू सिलेबस का, उसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, तो इन दैट केस वो भी मैं अलग से रिकॉर्ड करने वाला एज अ पार्ट ऑफ द पोस्ट विच आई सेड। तो इन दैट केस वो थियरी वगैरह करेंगे एंड करेंगे एम्बिगुअस क्वेश्चंस प्लस रीसेंट आरटीपी एमटीपी वगैरह। ओके, दिस इज व्हाट यू विल डू ऑन द लास्ट डे। लास्ट डे लकी ड्रॉ वाला होता है, एक इंट्यूशन होता है, चल ये देख लेते हैं, और वही वाला आ जाता है उस दिन। कितने बार होता है, अपने इतने पेपर्स देते हैं तो वन शुड ट्राई दैट। क्या पता वो 10 नंबर 12 नंबर तो उसी पे आ गया, तो वन कैन नॉट लीव दैट एस्पेक्ट ऑफ द थिंग। वैसे लास्ट डे शुड बी लाइट, फर्स्ट 2 डेज शुड बी फाइट, एज इन हो रहा नहीं है यार, एकदम नींद भी पुरानी की है, पर लास्ट डे थोड़ा लाइट होना चाहिए, जहां लगता है हाँ हो तो गया, ठीक है यार थियरी का पॉइंट देखना, तो द लाइटर यू आर इट्स बेटर। ओके, ऑन द फाइनल डे। सो दिस इज हाउ यू शुड गो अबाउट। ओल्ड सिलेबस में मेरा हमेशा से बोला हुआ है कि ओल्ड सिलेबस में पहले सारे के सारे छोटे टॉपिक्स कवर करने हैं। ओल्ड सिलेबस में बहुत सारे छोटे टॉपिक्स है, जैसे कंज्यूमर क्रेडिट, एमएमवाई, एचपीवाई, बीडीवाई, ये सब। ठीक है, तो मनी मार्केट, फैक्टरिंग, ये सारे छोटे टॉपिक्स छूट नहीं जाएं। ठीक है, तो फैक्टरिंग, मनी मार्केट, लीजिंग, ठीक है, तो और डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको फर्स्ट डे कंप्लीट करने पड़ेंगे। इनमें छोटे टॉपिक्स का छूटने का हाईस्ट प्रोबेबिलिटी, आज भी जैसे अपने म्यूचुअल फंड में एक टॉपिक छूट गया, कौन सा, हेज फंड। तो हेज फंड का थियरी तो ठीक है, पर हेज फंड का एक छोटा सा सम भी था, ओल्ड न्यू दोनों सिलेबस में है, जहां पे वो क्या बोलते हैं, बेस फी प्लस इंसेंटिव फी। तुम अगर हेज फंड मैनेजर हो तो 500 करोड़ मैनेज कर रहे हो तो तुमको 2% तो मिलेगा ही। उसके अलावा अगर तुमने इतना से ज्यादा कमाया तो क्या मिलेगा, इंसेंटिव फी। उसके ऊपर एक छोटा सा सब इंस्टीट्यूट का होता है, सारे सिलेबस में कराया हुआ है, क्या पता आ जाए। ठीक है, तो आज सुबह जैसे ध्यान नहीं रहा तो हेज फंड का वो वाला सम छूटा, बेस फी प्लस इंसेंटिव फी वाला। ओल्ड सिलेबस पे ऐसा छोटा छोटा चीज बहुत सारा है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ यील्ड है, कंज्यूमर क्रेडिट है, हाउसिंग फाइनेंस है। ठीक है, तो उसके अलावा फैक्टरिंग है, लीजिंग है, डिविडेंड पॉलिसी है, वो सारा का सारा आपको फर्स्ट दिन फिनिश करना है। फर्स्ट दिन फिनिश करने के बाद नेक्स्ट डे पूरा आपको भी वही करना है। फॉरेक्स डेरिवेटिव में आपके आईआरएम मिला हुआ है, ठीक है, और पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड वो भी आपकी है। और आप फाइनल डे में जो करोगे वो करो आप, या तो पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड को आप फाइनल डे में छोड़ सकते हो, और कैपिटल बजटिंग जो है वो सेकेंड डे कर लिए, बिकॉज पोर्टफोलियो और लेट से हो तो बढ़िया, सो दैट फॉर्मुलाज आर रिमेंबर्ड। सॉरी, वो तो छूट ही गया, क्या, बॉन्ड इक्विटी। हाँ, इसलिए तो ओल्ड सिलेबस में कंप्लीट करना इज अ बिगर टास्क। ओके, बिकॉज कैप बज इट सेल्फ इज वेरी बिग, लीजिंग इज बिग, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड है कि कैसे किया जाए ऑन द। इसमें ना ओल्ड सिलेबस में बॉन्ड इक्विटी सफर कर जाता है बहुत बुरी तरह से, तो इन दैट केस और मार्किंग रिक्वायर्ड है कि भाई बॉन्ड या इक्विटी दोनों में से एक तो अपने फर्स्ट डे ही कर पाए क्या, और परहैप्स इक्विटी सेकंड डे, दैट हैज टू बी अरेंज्ड। आपको थियरी में नई स्ट्रेस देना चाहिए ओल्ड सिलेबस में। कैसे बोलूं, जो भी सोचता है ना कि यार प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा, चल थियरी तो कर ले, ये सब नहीं चलेगा ओल्ड सिलेबस में। ओके, थियरी आपको
मोर और लेस छोड़ना पड़ेगा, मोर और लेस। कोई स्काई रॉकेटिंग प्रेपरेशन किसी का हो रखा है, उसका बात अलग है, मतलब एकदम सब चीज आता है उसको, अरे तो कर थियरी बढ़िया से, ठीक है। बट ऐसा सीए में लोग कम ही होते हैं बिकॉज सिलेबस इतना बड़ा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से थियरी को निग्लेक्ट करें। वर्स्ट टू वर्स्ट जो 3-4 आरटीपी लास्ट के हैं उसका थियरी देख के लास्ट एक बार देख लें, बट थियरी को एकदम इग्नोर, प्रैक्टिकल पे ही फोकस। थियरी अटेम्प्ट करना ही पड़ा तो मन से जो आइडिया रहेगा उसके बेसिस पे लिखेंगे, ठीक है। हाँ, थियरी जो लिखेंगे ओल्ड सिलेबस वाले, वो डिसाइड कब कर लेंगे थियरी करना है पेपर में, पेपर करते करते या फर्स्ट 15 मिनट में, फर्स्ट 15 मिनट में, ठीक है ना, वो डिसाइड हो जाएगा। और अगर जब वो डिसाइड हो गया, थियरी लास्ट में मत कीजिएगा। थियरी हैज टू बी पिच्ड इन द मिडल। जो तुमको प्रैक्टिकल आता था 1.5 घंटे 2 घंटे में हो गया, फिर थियरी डाले, फिर बाकी का प्रैक्टिकल। थियरी लास्ट में, ओल्ड सिलेबस में बोल रहा हूं, बिकॉज न्यू में तो कनेक्टेड थियरी है ना, पर ओल्ड में थियरी लास्ट में नहीं जाना चाहिए। दैट्स अ ब्लंडर, बिकॉज उसमें आपको 16 में से 1 या 2 मिलने वाला है श्योर। ये क्या होता है, करते गए सम, करते गए, अब जाके जब बेल बजा तब सोचे कुछ लिख दे, तो उस समय कुछ नहीं मिलने वाला है। इट्स गॉन, 16 नंबर गया आपका, 84 मार्क्स का अटेम्प्ट है। डोंट डू दैट ब्लंडर। आई हैव सीन ऑल पेपर्स जिनमें भी थियरी लास्ट में अटेम्प्टेड है, वो एक लाइन पता नहीं, वो खुद ही नहीं जानता है क्या लिखा है, और इट इज अ फैक्ट, और ये होता है। मार्क्स तो थियरी का भी है ना, तो अगर थियरी अटेम्प्ट करना है तो उसको लास्ट में नहीं, कहीं बीच में डालना है, ठीक है। तो रिमेंबर दैट। न्यू सिलेबस को तो थियरी साथ साथ में करना पड़ेगा ना, बिकॉज इन लोगों को करेक्शन करने में कष्ट होता है, वरना 3A 3B, 3A प्रैक्टिकल है, 3B थियरी तो बाद में करोगे, गुस्सा हो जाएगा वो, कहाँ खोजे, तो आपको साथ में ही करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, थोड़ा फास्ट बोला मैंने ये सारा, बिकॉज वी कैन गो इनटू इट। तो अपने आप डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में एंटर कर रहे हैं, DDM। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, DDM। अगर ठीक से सोचो सब जन, तो रिमेम्बरेंस वाइज आपको फील होगा कि फ्री कैश फ्लो में, EVA में रिमेम्बरेंस का चिंता था, होता है ना। यू कैन बी कंप्लीटली ब्लैंक अगर एक फ्री कैश फ्लो का सम आ जाता है तो, याद नहीं है तो। DDM में इफ यू थिंक कि क्या रिवाइज करना है, यू विल फील दैट कुछ नहीं। एक्चुअली थिंक लॉजिकली, DDM में अगर सोचोगे ना क्या रिवाइज करना है, कुछ भी रिवाइज नहीं करना है, वही फोरकास्ट ऑफ डिविडेंड है, उसको RE से क्या करना है, पुल। CAPM RF प्लस RM माइनस RF बीटा दिया हुआ है और अपने को पुल करना है। तो DDM में पढ़ने वाइज कुछ नहीं है, इट्स ऑल सम्स, इट्स ऑल व्हाट, सम्स। डेंजरस क्या है न्यू सिलेबस में कि DDM का जो सम्स है वो भूल के डिविडेंड पॉलिसी वगैरह से आ सकता है, बिकॉज दोनों सेम है, मैं फर्स्ट क्लास बता रहा था। तो इन दैट केस कुछ कनेक्टेड सम्स जो है ना, जो आपका छूट सकता है, उन पे फोकस कर लेते हैं। पर अदरवाइज टीचिंग वाइज आई डोंट नो DDM में क्या सिखाना है। ऑफकोर्स G इक्वल टू B इंटू R, ठीक है ना, G इक्वल टू B इंटू R, ठीक है। लेट्स कम टू द सम्स। तो मैं डिफरेंशियल सम्स देख रहा हूं DDM का। पेज नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 98। पेज 128, क्वेश्चन नंबर 98। सम का कैटेगरी है डिविडेंड एंड कैपबज। सम का जो कैटेगरी है वो है डिविडेंड एंड कैपिटल बजटिंग। तो सिंस आपके कैपिटल बजटिंग नहीं है वैसे, तो इसलिए छुटने का स्कोप रहता है। डिविडेंड एंड कैपिटल बजटिंग सम देख रहे हैं। XYZ has been regularly paying a dividend of 20 lakh per annum for several years, and it is expected that the same dividend would continue at this level in the near future. क्या लगा, ग्रोथ या नो ग्रोथ? क्या लगा, ग्रोथ या नो ग्रोथ? नो ग्रोथ। 20 लाख के डिविडेंड देता था और 20 लाख ही देता रहेगा, नो ग्रोथ। देयर आर 10 लाख शेयर्स, यानी 20 लाख बाई 10 लाख कितना, 2 रुपया ऑफ 10 ईच, एंड द सेम इज ट्रेडेड एट पार। शेयर का दाम जो अब पार पे है तो 10 रुपीज। तो इससे निकल गया अपना RE, लिख ले प्लीज। 10 इज इक्वल टू 2 बाय RE, नो ग्रोथ DDM। प्राइस इज इक्वल टू, वैसे तो बोलते हैं EPS बाय RE, बिकॉज जो फर्म का नो ग्रोथ है उसका तो 100% पे आउट है ना, उसका अर्निंग ही तो डिविडेंड है, बिकॉज अगर वो रिटेन करता तो ग्रोथ होता। तो RE क्या निकला, 20%।
आगे पढ़ रहे हैं. Company has an opportunity to invest 12 lakh in 1 year's time as well as further 12 lakh in 2 years' time in a project. As it is estimated that the project will generate cash flow of 7.5 lakh per annum in 3 years' time, which will continue forever. एक साल बाद 12 लाख जाएगा, 2 साल बाद और 12 लाख, 12 जाएगा 2 बार, और उसके बाद 7.5 लाख जिंदगी भर आएगा. दिस पार्ट इज कैपबज. एक प्रोजेक्ट है, 2 बार पैसा जा रहा है, जिंदगी भर आएगा. तो वहां से एनपीवी का फील है, किसे एनपीवी निकल सकता है. दिस इन्वेस्टमेंट इज पॉसिबल इफ डिविडेंड इज रिड्यूस फॉर नेक्स्ट 2 years. 12 लाख कहां से आएगा? रिटेन्ड अर्निंग. शेयर इश्यू नहीं कर रहे हैं. ऐसा टोटल 2 सम्स है. ये सम एग्जाम में आया हुआ है, ये जो पढ़ रहा हूं, और एक सम और है ऐसा जिसमें प्रोजेक्ट में जो पैसा लगाना है उसके लिए कंपनी ने राइट्स इश्यू किया था, और एक सम है ऐसा जिसपे जो पैसा लगाना है उसके लिए कंपनी ने राइट्स इश्यू किया था. तो राइट्स इश्यू वाले में तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गया, और इस वाले में कंपनी रिटेन्ड अर्निंग यूज कर रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो फर्स्ट पैरा में था 10 लाख क्या रहेगा? सेम. तो ये अपने को समझ में आया. वेदर द कंपनी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. अगर यहां पे एंड करे सम को, तो अ प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड इफ एनपीवी इज पॉजिटिव. तो अकॉर्डिंगली एनपीवी निकालते हैं. मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, आप समझ जाओगे. एनपीवी इक्वल टू, ठीक से देखना, 7.5 लाख डिवाइड बाय 0.2. ये क्या आया? ए बाय आई. याद है क्या? 7.5 लाख किस साल से था? 3rd ईयर. तो जब ए बाय आई किए तो ये कहां पे आया? 2nd ईयर के एंड में. तो डिवाइड बाय 1.2 स्क्वायर. इज इट ओके? 7.5 लाख बाय आई 2 साल के एंड में आया, और उसके बाद उसको पुल कर लिया 2 साल पहले. ठीक है ना? ये पीवी ऑफ द कैश इनफ्लो माइनस ब्रैकेट, और इजी कर दे रहे 12 लाख इंटू पीवी एफ 20% कॉमा 2. आर यू ओके विद इट? 12 लाख 2 बार जा रहा है तो एन्युटी लगा सकते हैं. इट इज नॉट द फैक्ट दैट इंस्टीट्यूट ने यहां पे कैसे किया है, उन्होंने टेबल से किया है, किससे किया है, ये सब चीज में लिबर्टी है, आपको जैसे पुल करना है. तो मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, होप आप क्लियर हो गए इसके बारे में. ठीक है ना? तो इन दैट केस कैलकुलेट करें. फर्स्ट पार्ट 7.5 लाख बाय 0.2 और डिवाइडेड बाय 1.2 स्क्वायर, 26 लाख 04167 26,04,167 माइनस एन्युटी फैक्टर निकालो 2 साल का इंटू 12 लाख. 2 साल का एन्युटी फैक्टर इंटू 12 लाख. क्या बोला आपने? 18,33,333. करेक्ट है? तो 26 लाख समथिंग माइनस 18 लाख समथिंग इज इक्वल टू 7,70,833. 7,70,833. तो ये अपना एनपीवी आ गया, पॉजिटिव आया. तो प्रोजेक्ट इज व्हाट? एक्सेप्टेड. इसका मार्क्स मिलेगा. बोला था वेयर द कंपनी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. यस, द कंपनी शुड व्हाट? एक्सेप्ट. उसके बाद बोला है ऑल्सो एनालाइज द इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इफ द कंपनी डिसाइड्स टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. तो इस पे हमेशा इस शुरू के क्लासेस में हम लोग स्ट्रेस देते हैं कि एनपीवी का लास्ट वर्ड क्या है? वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू. एनपीवी ये दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट करने से कंपनी का मार्केट कैप विल गो अप बाई 7,70,000 वैल्यू क्रिएटेड. तो जाहिर है द शेयर प्राइस विल गो अप बाई 770 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स. ठीक है? तो लिख रहा हूं इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन एमपीएस इक्वल टू एनपीवी डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स. कितना आया? 7,70,833 डिवाइड बाई 10 लाख इज इक्वल टू 0.77 क्या? 0.7708. क्वेश्चन का लैंग्वेज फिर से पढ़ रहा हूं. एनालाइज द इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर. वी कैन एंड द आंसर ओवर हियर बिकॉज दिस इज द इफेक्ट ऑन प्राइस. प्राइस विल गो अप बाय 0.77. आपको न्यू प्राइस दिखाना है 10.77. तो हो गया ना सम? प्राइस विल गो अप बाय 0.77 और न्यू प्राइस क्या हो गया? 10.77. ओके? तो पूरा सम एक्चुअली कैपिटल बजटिंग है. करेक्ट? ठीक है. इसका जो दूसरा वाला सम था जो मैंने यहां पे लिया नहीं है, उस सम को जस्ट बता रहा हूं. उस सम में तो राइट्स इश्यू किए तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गया,
तो उस सब में क्या करते हैं, कंपनी का एनपीवी के बजाय प्रोजेक्ट का पीवी निकालते हैं। प्रोजेक्ट का वो जो पैसा जा रहा है वो नहीं, जो आ रहा है उसका पीवी निकालते हैं, और जो पूरा आ गया पीवी उसको मार्केट कैप में ऐड कर दिए। कंपनी का जो मार्केट कैप था, जैसे इस समय था 10 लाख इंटू 10, करेक्ट है, 10 लाख शेयर्स था 10 रुपए का, उसमें मार्केट कैप ऐड कर दी और पूरे को डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइड बाय दैट वे। ठीक है, तो खैर दिस इज द सम विच हैड कम, दैट इज द अदर सम जो आरटीपी वगैरह में दिया हुआ था। तो ये कैपबज और उसका सम था, ठीक है ना, कैपबज एंड दिस। उसके बाद आप आ जाओ अब यहां पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सम्स दिया हुआ है, मेरे को जो ध्यान आ रहा है पहले मैं वो बता दे रहा हूं। नंबर 2 लिखो, तो आई एम ट्राइंग टू काउंटर द रिस्कियर सम्स, ओके, विच कुड कम। तो रिस्कियर सम्स में एक सम है नंबर 2, वो सम नहीं लिखा पाऊंगा, आई विल जस्ट इंडिकेट, ठीक है, तो यू विल हैव टू सर्च। नंबर 2 सम है होम मेड डिविडेंड, होम मेड डिविडेंड, होम मेड डिविडेंड। इसका जो सम था उसमें ऐसा था कि भाई एक इंसान के पास 1000 शेयर्स है कंपनी का, 1000, और वो एक्सपेक्ट करता है कि कंपनी 4 रुपया करके डिविडेंड देगी, तो 1000 इंटू 4 क्या हो गया, 4000। वो उस पैसे पे डिपेंडेंट है, अपना जो लिविंग है वो उसी से चलाता है, तो उसको तो 4000 चाहिए ही। पर कंपनी के पास कोई बढ़िया प्रोजेक्ट आया है तो कंपनी इसलिए नेक्स्ट 3 साल डिविडेंड नहीं देगी, लिखा हुआ है सब में, नेक्स्ट 3 साल नहीं देगी, पर इसको तो 4000 रुपये चाहिए ना। वो प्रोजेक्ट इतना बढ़िया है कि उसका एनपीवी निकालने बोला, वो निकाल दिए, अपने एनपीवी जैसे निकाले, तो प्रोजेक्ट इज वायबल वगैरह लिख दिए। अब उसके बाद वो लोग क्या बोला कि आप ये बताओ कि एक एक साल जब बीतेगा तो वो इंसान 4000 रुपया के लिए क्या करेगा, जाहिर है शेयर बेचेगा। तो क्या था, उस पर ग्रोथ था, तो अपने P0 जो प्राइस था, एक मिनट ये वाला एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, अभी कॉपी मत करना, सुना, कैन आई राइट P1 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, P0 इंटू 1 प्लस RE माइनस D1, ध्यान देना, मैंने लिखा P1 इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस RE माइनस D1। नॉर्मली अपना हैबिट नहीं है पीछे से आगे जाने का, हमेशा आगे से पुल करने का हैबिट है। ये मैंने अलग से बोला है, कैसे बोला है, ध्यान देना। अगर 500 रुपया अभी शेयर का दाम है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 18% है, तो यार मेरे को तो 500 रुपया पे 18% कमाना है, तो क्या चाहिए, 590। तो एक साल बाद शेयर का दाम 590 होना चाहिए। बट सर 590 में से तो आपको 40 रुपया डिविडेंड मिलने वाला है, तो मिलने वाला है 40 रुपया डिविडेंड, तो शेयर का दाम क्या होना चाहिए, 550। है लॉजिक अच्छा फॉर्मूला का, कि प्राइस अभी है, इंटू 1 प्लस RE कमाना है, पर इस पे से डिविडेंड मिलेगा, तो उस केस पे P1 निकल जाता है। तो एक तो P1 ऐसे निकलता है, और दूसरा P1 कैसे निकलता है, सुनिएगा। अगर D1 बाय RE माइनस G वाला फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला में ध्यान देना, इस फॉर्मूला में G क्या चीज का G है, सब चीज का। माने ग्रोथ रेट इज द ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, यस, ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग, यस, ग्रोथ रेट ऑफ प्राइस, यस। तभी तो इस ग्रोथ रेट को बोलते हैं कैपिटल गेन्स यील्ड। क्या, अरे जो आप लोग वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाते हो, D1 बाय P0 कल किए थे ना GDR में, प्लस G, ये क्या होता है, डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन्स यील्ड। तो ये जो फॉर्मूला में ग्रोथ रेट होता है, ये कैपिटल गेन्स यील्ड होता है। यानी इस फॉर्मूला में अपने कर सकते हैं P1 इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस वॉट G। ध्यान दीजिए, तो यू विल आर्ग्यू डेट सा आपने अलग अलग फॉर्मूला लिख दिया। ऊपर में लिखा था P1 इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस RE माइनस D1, और यहां पे लिखा P1 इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस G। ये वाला कब लगाते हैं, जब गॉर्डन ग्रोथ मॉडल चल रहा है। क्या चल रहा है, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, माने कांस्टेंट ग्रोथ रेट फॉर एवर। और वो वाला कब लगाते हैं, जब शुरू के 3-4 साल अलग अलग ग्रोथ है। तो उस केस में, तो सब में क्या था ना, इन फॉर्मूला से P1 P2 P3 निकालना था। क्या निकालना था, P1 P2 P3। तो P1 पे देखिए कितना शेयर बेचे जिससे 4000 रुपया आए, 4000 रुपया आए ना,
तो 4000 बाई P1 किए तो पता चल गया ओके माने से 20 शेयर सेल। फिर 4000 बाई P2 किए तो पता चल गया ओके 25 शेयर सेल। फिर 4000 बाई P3 किए इतना शेयर सेल। वही पूछा था वो कि बताओ कितना शेयर सेल करेंगे। एंड 3 साल के बाद उस आदमी के पास 1000 शेयर बचा है कमती, पर उस समय तक जो दाम बढ़ गया ना शेयर का, तो बचा हुआ शेयर सपोज 820 इंटू P3 करेंगे तो उसका जो वैल्यू है वो आज उसका जो वैल्यू था ना 1000 इंटू P0 उससे ज्यादा है। समय क्या दिखा रहा था भाई, हम इतना शेयर बेचेंगे और 3 साल बाद जो शेयर बचेगा इंटू P3 वो वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आज जो मेरे शेयर्स का वर्थ था। समझ गए? तो ये वाला क्वेश्चन होम मेड डिविडेंड का है। किसका? होम मेड डिविडेंड का ये वाला क्वेश्चन है। आपको मैंने आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे लोकेट होगा सम, बिकॉज इस नाम से तो सम है नहीं, पर या तो वो डिविडेंड पॉलिसी या कहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो किसको किसको ध्यान आ रहा है ऐसा सम देखा हुआ, याद आ रहा है कि हाँ देखा हुआ है ऐसा? कुछ हैंड्स उठे थे तो दे वर एबल टू रिमेंबर। किसको ये भी ध्यान आ रहा है कि कहां देखा? तो बता दे, मतलब होता है आपके मैट में देखे, फिर कोई और बोलेगा पीएम में देखे तो बेटर है क्या? पीएम में है, आरटीपी मेरे बुक में देखे, उसके अलावा और कोई सोर्स? पीएम में तो होगा बिकॉज आया हुआ सम है। ओके, आया हुआ सम है तो पीएम में भी होगा। ओके, 2017 में शायद आया था, 17 या 16 में, वैसे यार। तो पीएम में लोग बोल रहे हैं होगा तो होगा। आई थिंक डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर में होगा। होम मेड डिविडेंड, ठीक है, होम मेड डिविडेंड। इस पे ये फॉर्मूलाज देख लो प्लीज। एक तो ये वाला फॉर्मूला P1 इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस RE, P1 इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस RE माइनस D1। और दूसरा वाला फॉर्मूला ये हटा दूं, P1 इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस RE माइनस D1। दूसरा वाला फॉर्मूला P1 इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस G, P1 इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस G। ये तब लगाते हैं जब ग्रोथ रेट फॉर एवर है। 3-4 साल का ग्रोथ रेट में यू कांट अप्लाई दिस फॉर्मूला, और वो वाला जनरल फॉर्मूला है। मेरे को जहां तक ध्यान है होम मेड डिविडेंड वाले में ये लगा था, जो मैं बोल रहा हूं होम मेड डिविडेंड वाले सम में ये वाला फॉर्मूला लगा था, वो D1 बाई RE माइनस G का सम था। होम मेड डिविडेंड, ठीक है ना, होम मेड डिविडेंड। तो DDM का वो वाला सम डेंजरस है। उसके बाद नेक्स्ट लिखे एक सम वॉल्टर मॉडल पे कर ही लें अपने। लिख दो वॉल्टर मॉडल। तो ओल्ड सिलेबस वालों के तो वॉल्टर मॉडल का बहुत सारा सम्स है। न्यू सिलेबस में मैंने फॉर एग्जांपल क्लास में अभी तक वॉल्टर मॉडल कभी कराया नहीं है, बिकॉज इट्स एक्चुअली डिविडेंड पॉलिसी, बट सिंस स्टडी मैट में नाम दिया हुआ है इट इज रिस्की, आई शुड हैव डन इट। ठीक है, तो अपने यहां पे अपने आप को बचा रहे वॉल्टर मॉडल। तो वॉल्टर मॉडल में लिख दीजिए DPS इक्वल टू 40, EPS इक्वल टू 100, ROE इक्वल टू 19%, RE इक्वल टू 15%। Calculate price as per Walter model. As per Walter model, solution P0 equal to D plus E minus D, यानी डिविडेंड प्लस सेकेंड पार्ट रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग पे क्या कमाते हैं अपने R, पर अब आना चाहिए RE, द होल डिवाइडेड बाय RE। दिस द फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर पता है तो कुछ है ही नहीं ब्रेन सब में, केवल पुट करना है। यू मे पुट द फिगर्स 40 प्लस 100 माइनस 40 इंटू 0.19 बाय 0.15 होल डिवाइड बाय 0.15। $40 plus 100 minus 40 into 0.19 by 0.15 होल डिवाइड बाय 0.15। बताओ क्या आया? 773.33।
773.33, तो 773.33 वॉल्टर मॉडल का आंसर है। तो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट से एडवाइस है कि वो लोग वॉल्टर मॉडल को एक फॉर्मूला लिस्ट में डाल दें। वेरी वेरी लेस इंपॉर्टेंट, ओके, बट आई डोंट नो, ओके। और ओल्ड सिलेबस वालों को तो चिंता है नहीं, वो लोग के भर भर के वॉल्टर है, ओके। उन लोग को याद आ रहा होगा सारे जो रॉन्ग सम्स है वॉल्टर मॉडल के, ठीक है ना, ओके। तो डीडीएम में फिर इस तरह का ये वाला जो सम है, पेज नंबर 130 का 99, एक बार ही केवल आया हुआ है, वन सेकेंड देख लो एक बार, पेज 130 का 99, पेज 130 का 99, इसका टाइप है नॉन लीनियर डीके, नॉन लीनियर डीके, नॉन लीनियर डीके मतलब ग्रोथ रेट फॉल कर रहा है बट स्ट्रेट लाइन में फॉल नहीं कर रहा है। सम से अपने और भी चीज डिस्कस कर पाएंगे। सम में लिखा हुआ कंपनी पासेस थ्रू 3 स्टेजेस, ग्रोथ, कॉमा, ट्रांजिशन एंड मैच्योरिटी। The growth stage is expected to last for 3 years, while the transition stage lasts for 2 years. During the transition stage, growth rate changes from 20 to 10. ग्रोथ रेट 20% से गिर के 10 हो गया, तो कोई भी नॉर्मल इंसान मानेगा कि 20 से 10 हुआ 2 साल में, तो क्या हुआ 20, 15, 10। ग्रोथ रेट अगर 20% था और फिर 10 हो गया और 2 सालों में, तो क्या हुआ 20, 15, 10। पर अगर तुमने ये माना तो 5-5 के रेट से गिरा। सेम रेट मानना मतलब स्ट्रेट लाइन हो गया, ओके। और जो WDV मेथड होता है डेप्रिसिएशन का, उसमें फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन क्या होता है, ज्यादा। तो ऐसा कुछ हुआ होगा 20 से 16 आया और 16 के बाद क्या है, सॉरी 20 से 14 आया और 14 के बाद क्या है 10, तो वो 6% गिरा, फिर क्या गिरा 4। आगे देखिए, व्हाट वुड बी द रेट ऑफ डिविडेंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द ट्रांजिशन फेज। रेट ऑफ डिविडेंड माने बोलना चाह रहा है ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ द ट्रांजिशन फेज, फर्स्ट ईयर ऑफ द ट्रांजिशन फेज। सिंस आपको सम ध्यान रह जाए और मैं कुछ और भी डिस्कस कर पाऊं, इसलिए यहां पे एक बार 2 ग्राफ बना लें, 2 ग्राफ ड्रॉ करें। सब में आंसर में ग्राफ ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, पर अपने को रिटेन करना पड़ेगा ना, और दूसरे चीज से रिलेट करना पड़ेगा, इसलिए बना रहे हैं। यहां पे है एन, यहां पे है जी, दिस इज एन, दिस इज जी। तो ये 3 साल है और ये 5 साल है। यहां पे भी ये 3 है और ये 5 है। 3 साल तक जो ग्रोथ रेट है वो 20% है दोनों ग्राफ में। 3 साल तक ग्रोथ रेट 20% है और 5 साल के बाद ग्रोथ रेट 10% है दोनों ग्राफ में। मेन प्रॉब्लम क्या है, ये 3 और 5 के बीच में क्या हो रहा है, तो 3 और 5 के बीच में केस 1 ये हो रहा है और केस 2 ये हो रहा है। अंडरस्टूड? कि वो जो फॉल कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन फॉल कर रहा है या वो कर्व फॉल कर रहा है, कर्व। समझ गए? दोनों ही अपने सिलेबस में है, तो ध्यान दे दें। अगर इस सम में ऐसा होता, प्लीज पे अटेंशन, कि अपने को D0 दिया रहता, क्या D0 से 50 रुपया, और उसके बाद सम बोलता RE दिया वैसे 14%, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द शेयर, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द शेयर, से 8 नंबर का सम है, तो अपने को यहां 5 साल का टेबल बनता, D1, D2, D3, D4, D5। उसके बाद तो फॉर्मूला लगा पाओगे ना। तो 5 साल का टेबल होता है, एकदम इजी सम है। सब इमेजिन करें, तुम फर्स्ट कॉलम बनाते ईयर्स 1 2 3 4 5, सेकंड कॉलम DPS, तो जो DPS दिया हुआ था 50, उसको ग्रो कराना चालू करते, 50 इंटू 1.2, 50 इंटू 1.2 स्क्वायर क्यूब। ऐसे सम में अपने फर्स्ट वाला मानते, क्या मानते, ये यानी ग्रोथ रेट 20 के बाद क्या हो गया 15, फिर क्या 10। ठीक है, बिकॉज वो सम बड़ा है तो उसमें नॉर्मल अजम्पशन लेना है। बट ये वाला जो सम है, इसमें तो केवल तुमको मार्क्स दे रहा है कि बता 4th ईयर ग्रोथ क्या होगा, फर्स्ट ईयर ऑफ द ट्रांजिशन। केवल ग्रोथ रेट का मार्क्स दे रहा है, वो तो बहुत बड़ा बने, केवल ग्रोथ रेट निकालने का मार्क्स है। तो अगर तुम दे देगा 15, वो तो बुरा मानेगा ना, ये क्या हुआ।
तो वहां पे समझ में आता नहीं, ये चाहता कुछ कर अजीब। ओके, तो दैट इज द ओनली हिंट दैट यू गेट। आई वॉज वेरी सरप्राइज व्हेन दिस सम केम। बहुत पहले आया था, 2010 या 11 में आया होगा। फर्स्ट सम था, छपते वाले फर्स्ट सम 1A ऑफ द एग्जाम, एंड वी थॉट दैट यार क्या 15% ऐसे कैसे मार्क्स मिलेगा। तो आई तो थॉट, एंड जब मैं हर पेपर के बाद नॉर्मली नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जो डिफरेंशियल पार्ट है वो डिस्कस करता हूं, तो मैंने डाला था वीडियो में कि इसको सॉल्व करने के लिए सजा सजा के सॉल्व कर दे, मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके, तो उसको खुशी लगेगा कि हाँ 15। बट दे सरप्राइज मी बाय सॉल्विंग द सम बाय व्हाट, कर्व। ठीक है, तो बिकॉज आई हैव नॉट सीन इन एनी टेक्स्ट बुक, कहीं पे नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला सम जो है इसको वैसे सॉल्व करना, और आपका इसके बहाने वो भी रिवाइज हो गया कि ये लेफ्ट वाला सम आ सकता है जहां पे यही चीज दिया रहेगा एग्जाम में और D0 पता है, तो आपको 5 साल का टेबल और उसके बाद D6/RE - G फॉर्मूला, उसमें अपने स्ट्रेट लाइन मानेंगे 20, 15, 10, पर केवल ग्रोथ रेट का मार्क्स दे रहा है तो क्या कर्व। अब कर्व वाइज माने, इफ यू वांट टू राइट डाउन, आप नीचे लिख सकते हो उसके लेफ्ट साइड में फुल सम ऑन वैल्यूएशन। फुल सम ऑन वैल्यूएशन में आपको ये मानना है, फुल सम ऑन वैल्यूएशन लेफ्ट वाला मानना है, और राइट साइड वाले में ओनली G रिक्वायर्ड, ओनली G रिक्वायर्ड, केवल ग्रोथ रेट रिक्वायर्ड है, तो आपको राइट साइड कर्व मानना है। अब कर्व जो है ना, कर्व, उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तुम लोग अकाउंटेंसी में, इंटर में या फाइनल में, आई डोंट नो, यू विल एक्नॉलेज जो मैं बोलूंगा, कोई कोई सब में ऐसा कभी हुआ होगा कि एक एसेट है प्लांट, वो परचेस किए से 5 लाख का, और उसका जो सैल्वेज वैल्यू है लास्ट में वो है 40,000। क्या है? 40,000, और सिर्फ 5 साल का लाइफ है। 5 लाख का प्लांट है, 40,000 का लाइफ है, और उसमें WDV का डेप्रिसिएशन रेट वगैरह कुछ निकालना है। ओके, ऐसा कभी आता है FR में, मेरे को लगता है। ठीक है, तो उस केस में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं कि भाई 50,000 इज इक्वल टू 5 लाख इंटू 1 प्लस R⁻N के बजाय 1 माइनस R⁻N। बढ़ रहा थोड़ी है, क्या हो रहा है? डिक्लाइन। तो WDV मेथड कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो है, बट इट्स लाइक डिक्लाइनिंग रादर देन व्हाट, इंक्रीजिंग। समझ गए? तो उस लॉजिक से अगर करें तो सर 10 इज इक्वल टू 20 इंटू 1 माइनस D स्क्वायर। सेटिस्फाई योर सेल्फ। ग्रोथ रेट 20 था और गिर के क्या हो गया? 10। तो जो बाद में हो गया वो लेफ्ट में आएगा, और जो था पहले वो प्रिंसिपल हुआ ना, प्रिंसिपल और अमाउंट फॉर्मूला लगाएं तो बाद में जो अमाउंट है वो लेफ्ट में आएगा और प्रिंसिपल पहले आएगा। तो 10 इक्वल टू 20 इंटू 1 माइनस D होल स्क्वायर। मैंने D एज एन डेप्रिसिएशन रेट लिख दिया है। तो उस केस में सॉल्व किए तो 1 माइनस D इक्वल टू 0.5, सॉरी 1 माइनस D द होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 0.5। सो 1 माइनस D इज 0.5 पावर हाफ। 0.5 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है? 0.5 का स्क्वायर रूट 0.7071। स्टॉप। क्या चीज का मार्क्स है? D निकालने का कि ग्रोथ निकालने का? ग्रोथ निकालने का मार्क्स है। तो उस केस में जो ग्रोथ होगा ना, G4, सही लिखा? G3 तक क्या था? 20। G4 ही तो निकालना था। तो G4 इज इक्वल टू G3 इंटू 1 माइनस D। हर साल का ग्रोथ इज पुराना ग्रोथ इंटू 1 माइनस D, तो इज इक्वल टू क्या था? 20 इंटू 0.7071। 20 इंटू 0.7071 क्या? 14.14%। ये आंसर है। तो इट्स एन ऑड सम। अचानक से छोटा सम एकदम ऑड है, एक बार केवल एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो 14.14%, दैट्स द ग्रोथ रेट। ये वाला स्टेप इन केस क्लियर नहीं है, बाई चांस ये वाला मेरे ख्याल से क्लियर है, बट इन केस क्लियर नहीं है तो वी हैव रिटन G5 इज इक्वल टू G3 इंटू 1 माइनस D स्क्वायर। ये लिखा है मैंने कि 5th ईयर का ग्रोथ इज 3rd ईयर का ग्रोथ इंटू 1 माइनस D द होल स्क्वायर। 5th ईयर ग्रोथ 10 था, 3rd ईयर ग्रोथ क्या था? 20। ओके, तो एक बार देखा हुआ रहे तो इन दैट केस कर पाएगा। ठीक है, सरप्राइजिंग सम है। परफॉर्मेंस विल बी बैड इफ इट गेट्स रिपीटेड इन द एग्जाम। ठीक है ना? थोड़ा बहुत जो खराब लग रहा है आपको अभी भी 1 माइनस D ये सब देख के, उसका कुछ हो नहीं सकता। ठीक है ना?
एक सम मल्टी पीरियड डीडीएम का कर लेते हैं, पेज 127, सम नंबर 97, पेज 127, सम नंबर 97, मल्टी पीरियड डीडीएम का सम, जो कि बहुत ज्यादा इजी है एज कंपेयर्ड टू जो फ्री कैश फ्लो कर रहे थे. Y Limited is a manufacturer of housewares, reported EPS of 4.5 in 2005. तो लगता है 2005 अपना जीरो ईयर है, तो E0 दिया है, on which it paid dividend of 1.65. क्या दिया है? D0. 2005 जो साल बीत चुका. Earnings are expected to grow 50% a year from 2005 से 2010. क्या चीज का ग्रोथ है? अर्निंग्स का. बट अगर सम में पे आउट रेशियो कांस्टेंट है तो अर्निंग का ग्रोथ और डिविडेंड का ग्रोथ क्या होगा? सेम. ड्यूरिंग विच पीरियड द पे आउट रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन अनचेंज्ड. इससे पता चला कि सर सम करते समय आप 1.65 जो है ना उसको 50% से ग्रो करा सकते हैं, आपको अर्निंग में जाने का जरूरत नहीं है. तो 2005 से 2010 कितना साल हुआ? 6 ना. और 2005 तो बीत चुका था ना, तो एक्चुअली ये 2005 फालतू का लिखा है, उसको बोलना है 2006 से 2010 है ना. 2005 का तो था ही, 2006 से करे तो 6 से 10 कितना हुआ? 5 साल. 5 साल का ग्रोथ रेट 50% है. तो मेरे को लग रहा है 5 साल का टेबल. आफ्टर 2010 अर्निंग्स ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप टू अ स्टेबल 8% एंड पे आउट रेशियो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 85% ऑफ अर्निंग्स. दैट्स इंपॉर्टेंट स्टफ, बिकॉज जो नेक्स्ट पीरियड है उसमें पे आउट चेंज हो रहा है. तो नॉर्मल जो हैबिट है कि जो टेबल बनाएंगे 5 साल का और फिर उसके बाद स्टेज 2 में जाएंगे तो जो D6 होते हैं ना उसको अपने D5 into 1+G कर देते हैं. 5 साल का टेबल बना, D6 is D5 into 1+G. यू कैन डू दैट, क्योंकि यहां पे 6th ईयर में क्या चेंज हो रहा है? पे आउट. तो आपको E6 निकालना पड़ेगा. क्या? E6 और उसका 85%. ठीक है. तो the firm has a beta of 2 currently, expected to have a beta of 1.5 after 2010. that's okay. दो अलग अलग के ही है. मार्केट रिस्क प्रीमियम 6%, RF माइनस RF. ट्रेजरी बॉन्ड रेट 5.75% RF. व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्राइस एट द एंड ऑफ 2010? तो ये पहले स्टेज 1 पूछ लिया कि स्टेज 2? हम लोग तो पहले टेबल बनाते ना, उसके बाद 2010 का प्राइस निकालते. ये पहले 2010 का पूछ लिया, जिसको हम लोग बोलेंगे P5 ना. 5 माने अपना वाला 5, 1 2 3 4 5 वाला. करेक्ट है. चलो करते हैं. मैं दोनों सिंबल्स यूज कर रहा हूं. E 2011 या फिर इजी बोले तो E6. सही है. EPS ऑफ 2011 या फिर E6 आज से इज इक्वल टू जो 4.5 रुपया EPS था फर्स्ट लाइन में, वो कितने साल किस रेट से ग्रो करेगा? 5 साल 50% से 1.5 पावर 5 और उसके बाद कौन से रेट से? 1.08. दिस इज क्लियर कट. 4.5 रुपया 50% से 5 साल और फिर 8% से. बोलो क्या आया? 36.91. तो 36.91 अपना EPS फोरकास्टेड आ गया और इसका 85% तो डिविडेंड होगा ना. तो लिख रहा हूं D 2011 या फिर D6. ये डबल लिखने का जरूरत नहीं है, आपको जो कंफर्टेबल आप कर सकते हो. 85% ऑफ 36.91. 85% ऑफ 36.91 बोलिए. 31.37. ठीक है. 374. ठीक है. उसके बाद RE. ओके, वो वाला RE, बाद वाला RE. RE इक्वल टू 5.75 प्लस 6 इंटू, मैं बाद वाला RE निकाल रहा हूं 1.5. ओके, बाद वाला RE निकाला है. क्या आया? 14.75%. Therefore, P 2010 या फिर P5 प्राइस एट द एंड ऑफ 2010 जिसका मार्क्स है इज इक्वल टू D6 बाय RE माइनस G.
D6 by RE minus G. D6 क्या आया था? 31.374 डिवाइड बाय 0.1475 माइनस 0.08. ओके, 31.374 डिवाइड बाय RE माइनस G क्या आ रहा है? 464.74. 464.74. ठीक है. उसके बाद दैट्स द आंसर. सॉरी, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया क्योंकि इसका पीवी करने वाला था बट वो नहीं करना है अभी. व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्राइस एट द एंड ऑफ 2010? द आंसर इज 464.74. ठीक है. सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टॉक यूजिंग 2 स्टेज DDM? तो उसमें नॉर्मल चलते हैं, स्टेज 1 स्टेज 2, पर स्टेज 2 का मेन आंसर आ चुका है, उसका पीवी करना बाकी है. तो पहले स्टेज 1 5 years, उसमें आरई निकाल रहा हूं शुरू वाला. RF क्या था? 5.75 प्लस 6 इंटू 2. शुरू के 5 years बीटा 2 है. क्या आया? 17.75% RE for the first 5 years. Years DPS और डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू लिख दे रहा हूं. कहीं पे भी एग्जाम में डिस्काउंटिंग फैक्टर जरूरी नहीं होता है, सबके कंफर्ट पे है. जिन लोग को डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख के कंफर्ट आता है वो लोग लिखे, जिन लोग को डायरेक्ट आता है वो लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं. ईयर्स DPS और प्रेजेंट वैल्यू. तो ईयर्स में 1 2 3 4 5. DPS सम के सेकेंड लाइन में 1.65 दिया हुआ था और पे आउट रेशियो फर्स्ट 5 years कांस्टेंट था. तो जो अर्निंग का ग्रोथ है 50%, वही डिविडेंड का है. ग्रो कराओ 1.65 इंटू 1.5, 2 डेसिमल बोलते जाना. 1.65 इंटू 1.5, 2.48 इंटू 1.5, 3.71 इंटू 1.5, 5.57 इंटू 1.5, 8.35 इंटू 1.5, 12.53. सही है क्या सारा? 50% से ग्रो करवाए हैं ये 2006, 7, 8, 9, 10. इसका प्रेजेंट वैल्यू 2.48 डिवाइड बाय 1.1775. 2.48 डिवाइड बाय 1.1775 क्या? 2 डेसिमल 2.11. 3.71 को 2 साल पहले 17.75% से 2.68. 5.57 को 3 साल पहले 17.75 से 3.41. 8.35 को 4 साल पहले 17.75 से 4.34. 12.53 को 5 साल पहले 17.75 से 5.54. टोटल 18.07. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड आ गया स्टेज 1 का, और स्टेज 2 का एफर्ट किया हुआ है, केवल पीवी करना बाकी है. इसमें कोई मिस्टेक करता है सपोज, और स्टेज 2 का जो आंसर है सीधा वो ऐड कर देता है, तो हो गया रॉन्ग. यू हैव टू डू द पीवी. तो स्टेज 2 बियॉन्ड 5 years, उसमें P5 निकाला हुआ था. P5 क्या आया था? फर्स्ट आंसर 464.74 ये आया था P5. इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ P5 इज 464.74 डिवाइड बाय 1.1775 टू द पावर 5, जो 5 साल तक का आरी था. 464.74 डिवाइड बाय 1.1775 टू द पावर 5 क्या?
5.3231. 205.31. Therefore, value of the stock IV0, stage 1 plus stage 2. स्टेज 1 प्लस स्टेज 2, तो स्टेज 1 आया था 18.07 और स्टेज 2 आया 205.31. 18.07 प्लस 205.31 क्या? 223.38. 223.38 आंसर. ओके, 223.38 जो है आंसर, वैल्यू ऑफ द स्टॉक. तो एक टेबल प्लस फॉर्मूला का डीडीएम का सम जो है यहां प्रैक्टिस हो गया. डीडीएम को यहां पे ड्रॉप कर रहे हैं एंड वी आर मूविंग इनटू रिलेटिव वैल्यूएशन. रिलेटिव वैल्यूएशन. एक सेकेंड, ये सम देखना पेज 132 में. डोंट राइट दैट सम, ये गलत किया हुआ है इंस्टीट्यूट का. पेज 132 का या 131 का 101, 131 का 101, इसमें एक पार्ट में गलत किया हुआ है, तो आप देखोगे तो कंफ्यूज हो गए. 131 का 101 लिख के नहीं कर रहे हैं, इजी सम है. जहां मिस्टेक है वो रेक्टिफाई करवा रहा हूं. मिस्टेक माने ऐसा है जो कि फॉलो नहीं कर सकते, वैसा वाला मिस्टेक है. 131 का 101, Y Limited just declared a dividend of 13.5 per share. Just declared क्या? D0. Continuously maintaining growth rate of 6%. G. Mr. A planning to purchase the share of Y because he's of the opinion that growth rate will increase to 8% for the next 4 years. उसके बाद ब्रैकेट में प्लीज लिख रहा है इंस्टीट्यूट. Please understand that 6% was the growth rate in the past and from the first year onwards growth rate will become 8. बोलना चाह रहे हैं 6 काम का नहीं है, बिकॉज हम लोग का फ्यूचर ग्रोथ से मतलब है. फर्दर ही एक्सपेक्ट्स दैट प्राइस ऑफ द शेयर विल बी 500 आफ्टर 4 years. तो इन दैट केस जो पिछला सम किए थे उससे बहुत ज्यादा इजी सम है, क्योंकि 4 साल का ग्रोथ दिया और 4 साल के बाद मेहनत नहीं करना है. क्या दे दिया? P4. 4 साल का टेबल का टान के और 500 का पीवी. You are required to determine the maximum amount he should pay for the share if he requires a rate of 14%. Do not turn the page. इसका मतलब ये सम तो बहुत इजी है. इसमें अगर अपने बनाएंगे ईयर्स 1 2 3 4 और उसके बाद डिविडेंड और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू, तो 4 साल का पीवी आ जाएगा और 500 का पीवी ला के उसको क्या करेंगे? ऐड. टर्न द पेज, सी व्हाट दे हैव डन. आई थिंक फर्स्ट पार्ट राइट किया हुआ है, पर फोर्थ ईयर में माइनस प्लस क्या किया है समझ में नहीं आ रहा. लेट्स सी. डीपीएस को चेक करो तुम लोग. 13.5 को 8% से ग्रो कराओ ना कैलसी में. 13.5 इंटू 1.08 मैच हो रहा है. इंटू 1.08 वापस से इंटू 1.08 मैच हो रहा है. और लास्ट वाला इंटू 1.08 18.37 है ना. तो प्रिंटिंग वो मिस्टेक हुआ, 18.37 है. और सिंस 500 भी तो वहीं पे है ना, तो ये लोग 500 को वहीं ऐड करके पुल कर दिया. दैट्स अलाउड. ठीक है ना. 18.37 प्लस 500, 500 को अलग से भी तो पुल करना ही था. तो फर्स्ट पार्ट इज राइट. सेकेंड पार्ट, टर्न बैक पेज. व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस ही विल बी विलिंग टू पे फॉर द शेयर इफ इज ऑफ द ओपिनियन दैट 8% ग्रोथ विल कंटिन्यू फॉर एवर. तब तो D1 बाय RE माइनस जी. अकॉर्डिंगली देखो D1 बाय RE माइनस जी की है 14.58 जो ऊपर टेबल में था, डिवाइड बाय RE माइनस जी. करेक्ट है. थर्ड पार्ट रॉन्ग है. सपोज दैट 8% ग्रोथ इज अचीव्ड, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ व्हाट 4 years, assuming other conditions remaining the same as mentioned in B above. तो B में क्या था? ग्रोथ रेट फॉर एवर. ये बोल रहा ग्रोथ रेट फॉर एवर है, तो 4 साल बाद शेयर का दाम निकालिए. क्या निकालना है? P4. क्या निकालना है? P4. करे प्लीज सॉल्यूशन.
P4 equal to D5 by RE minus G. P4 equal to D5 by RE minus G. तो D5 जो है वो हो गया, अगर स्टार्टिंग से करूं विदाउट यूज किए हुए फिगर्स, 13.5 इंटू 1.08 पावर 5, सही है। 13.5 डिविडेंड था, 8% से ग्रोथ, और डिवाइड बाय RE इज 0.14 माइनस 0.08, क्या आया? 13.5 इंटू 1.08 पावर 5 डिवाइडेड बाय RE माइनस G. व्हाट्स द आंसर? बोलिए। 330.66। और ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, अभी जब चालू किए थे DDM, तो बाद के प्राइस निकालने का पहले के प्राइस से दो फॉर्मूला बताया था। बाद का प्राइस पहले के प्राइस से, एक था 1 प्लस RE माइनस डिविडेंड, और एक था इंटू 1 प्लस G। ये सम तो GGM का है। पार्ट बी जो है, पार्ट बी, उसपे तो D1 बाय RE माइनस G फॉर्मूला लगा है ना, तो ये तो पार्ट बी वाला सम चल रहा है। इसका मतलब इसमें अपने ग्रोथ के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट तरीका लिखो, P4 इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस G द होल पावर 4। इससे भी आंसर आएगा, क्योंकि जब भी तुम्हारा फॉर्मूला D1 बाय RE माइनस G है, वो G किसका ग्रोथ है? सब चीज का, प्राइस का भी ग्रोथ है। तो इन दैट केस पुट करें, आंसर सेम आएगा अपना। P0 क्या आया था आंसर बी में? 243 इंटू 1.08 पावर 4, क्या? व्हाट इज इट? 330.6। सेम आ गया ना अपना? 330.6 सेम है। ये लोग 243 जो निकला है पार्ट बी में, देखो क्या किया है, 243 तो आज ही निकला है, उसको इनटू एन्युटी फैक्टर किए हैं, मतलब कुछ चढ़ गया है, मतलब इट कैन नॉट बी फॉलोड। ओके, 243 4 बार है क्या उसका एन्युटी फैक्टर, तो यू कैन नॉट फॉलो दिस चाह के भी। ओके, तो थर्ड पार्ट गलत है, फालतू में रिवाइज करते समय माथा खराब होता है। अपने रिलेटिव वैल्यूएशन में आ रहे थे, मेरे को पेज टर्न करते हुए वो मिस्टेक दिख गया था, तो आई स्टॉप्ड। रिलेटिव वैल्यूएशन में रिलेटिव वैल्यूएशन में रिलेटिव वैल्यूएशन में एक तो चॉप शॉप वाला सम है, जो पेज नंबर 144 का 111, पेज 144 का 111, पेज 144 का 111, चॉप शॉप या सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन एक बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही इजी सम होता है, सिली मिस्टेक नहीं हो जाए। लेट्स सी, इसमें क्या करते हैं, सॉरी, एक कंपनी का बहुत सारा डिविजन्स है, हर डिवीजन का वैल्यू करके उसको क्या करना है, ऐड, और हर डिवीजन का वैल्यू निकालने के लिए अर्निंग्स, एसेट, सेल्स बोलेगा, तो पी रेशियो इंटू अर्निंग्स, पीएस रेशियो इंटू सेल्स करके उसका वैल्यूएशन करेंगे अपने। लेट्स सी द सम। यूजिंग द चॉप शॉप अप्रोच, assign a value for Cranberry Limited, whose stock is currently trading at a total market price of 4 million euro. For Cranberry, the accounting data set forth 3 business segments: consumer, wholesale, retail and general। 3 डिवीजन है कंपनी में। क्लास में कराते हुए अपने हमेशा एग्जाम्पल आईटीसी का लेते हैं कि आईटीसी को वैल्यू करना है तो उसका सिगरेट डिवीजन, उसका होटल डिवीजन, उसका पेपर डिवीजन, उसका एफएमसीजी डिवीजन, चारों को फिर क्या करना है, ऐड। डेटा फॉर द फर्म्स 3 सेगमेंट्स आर एज फॉलोज। डेटा देख लीजिए, तो सेल्स दिया हुआ है, एसेट्स दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है। तो अगर तुम प्रोएक्टिवली सम देख रहे हैं, तुमको पता है ये लोग बाद में अपने को वैल्यू टू एसेट्स रेशियो देंगे, और वैल्यू टू व्हाट, सेल्स रेशियो, और वैल्यू टू व्हाट, इनकम रेशियो, बिकॉज ये तीनों के बेसिस पे कर रहे हैं ना। इंडस्ट्री डेटा फॉर प्योर प्ले फर्म्स हैव बीन कंपाइल्ड एंड आर समराइज्ड एज फॉलोज।
तो ये जो कंपनी है क्रैनबेरी, ये तो 3 बिजनेस में है, पर कोई कोई कंपनी होगी ना वो केवल होलसेल में है, उनका रेशियोज क्या है, और जो रिटेल में उनका रेशियोज क्या है वो दिया हुआ है। प्योर प्ले मतलब जो केवल एक चीज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इन दैट केस वो अपने को दिया हुआ है, उसके बेसिस पे फिगर्स देखे। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, उसको फिल इन द ब्लैंक्स करें। फॉर द रिटेल प्योर प्ले, फॉर द रिटेल प्योर प्ले firm value should be dash times assets, 0.7 times assets. For the general thing, firm value should be dash times sales, 0.8 times sales. This is how you pick it up. तो in that case, अब तो जो sum है वो ऐसे है कि जो wholesale division first वाले उसमें था, first box में, उसमें wholesale division का value sales के basis पे निकाल रहा हूं, तो क्या होगा 0.85 into 2 25। होलसेल डिवीजन का फिर से वैल्यू निकाल रहा हूं एसेट्स के बेसिस पे, तो 0.7 इंटू 6 लाख, और होलसेल डिवीजन का फिर से वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ इनकम 9 इंटू 75,000। तो होलसेल डिवीजन का 3 बार वैल्यू आ गया, तीनों बार जो वैल्यू आया उसका एवरेज, बिकॉज एक चीज का 3 मेथड से वैल्यू आया, तीनों का एवरेज, ठीक है। तो और वैसे ही रिटेल का करना है और वैसे ही उसका करना है। समझ में नहीं आता ये लोगों को कौन बुद्धि देता है। देखो आंसर, ये लोग होलसेल, रिटेल और जनरल का तीनों का आंसर निकाला है, जबकि मैं बोल रहा था होलसेल का 3 बार निकालना है। लोग तीनों का एक मेथड से निकाला है और फिर लास्ट में एवरेज किया। बहुत ही गलत तरीका है सम करने का। ओके, दे शुड हैव डन होलसेल का 3 बार आंसर फिर एवरेज, रिटेल का 3 बार आंसर फिर एवरेज, और जनरल का 3 बार आंसर फिर एवरेज। इनफैक्ट ये नहीं देखता मैं आंसर, तो मैं ये बोल रहा था तुम लोग ऐसे मत कर देना। Okay, I would have said this, but God knows what do they do. तो इन दैट केस अपने नीचे में करें जहां स्पेस है, पेज 145 के लास्ट में, अपना इजीली हो जाएगा। होलसेल डैश, पेज 145 के लास्ट में होलसेल डैश 0.85 इंटू 2,25,000 प्लस 0.7 इंटू 6 लाख प्लस 9 इंटू 75,000, the whole thing divided by 3, कितना? 428,750। रिटेल डिवीजन का 1.2 इंटू 7,20,000 प्लस 0.7 इंटू 5 लाख प्लस 8 इंटू 1,50,000। The whole thing divided by 3. What is it? $8,04,660. 8,04,660। उसके बाद जनरल डैश 0.8 इंटू 25 लाख प्लस 0.7 इंटू 40 लाख प्लस 4 इंटू 7 लाख, होल डिवाइड बाय 3। इक्वल टू क्या? 25 लाख 33,333। तीनों को ऐड, वैल्यू ऑफ द फर्म, तभी तो नाम है सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन। वैल्यू ऑफ द फर्म, तीनों आंसर का ऐड क्या आया? 37,66,750। 37,66,750। तो क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर सबका एवरेज हो रहा है, इसलिए जो ही मेथड से करें आंसर सेम है, बट करेक्ट तरीका यही है कि अलग अलग डिवीजन का आंसर निकालें। एग्जाम में क्या करना है, ऐसे कैसे बोले, बिकॉज करेक्ट तरीका तो यही है। अब आपको बहुत ज्यादा रिस्क एवर्स है, वी कैन फॉलो दिस, आई कैन नॉट से दिस मच। ओके, नहीं अल्टरनेटिव क्यों करेंगे जब आंसर वही ला रहे हैं तो। ओके,
अचानक से ध्यान गया पेज 146 का 112 नंबर सम में, इसमें कांड हुआ था रिसेंटली। पेज 146 में 112 नंबर सम जो है, ये सम उसी पेपर में आया वापस से जिस पेपर में आज सुबह अपने वो सम किए थे ना म्यूचुअल फंड का, जिसमें वो XYZ वो पीरियड वगैरह निकालना था, टोटल एनपीवी याद है, घुमाया हुआ सम पीएम का। तो ये वाला सम भी पुराना वाला है जिसका नया वर्जन एग्जाम में आया था, पर इस सम में वो लोग एक परसेंटेज देना भूल गया। ओके, लेट्स रीड द सम बिकॉज यू शुड नो व्हाट हैज हैपेंड विद अदर्स सो दैट वहां बैठ के सह पाओ। पेज 146 का 112। Trupti Limited, promoted by multinational group International Incorporation, is listed on stock exchange holding 84%, that is 63 lakh shares. तो एग्जाम में जब वापस से सम आया तो भूल के 84% दिया नहीं, दिया होल्डिंग व्हाट 63 लाख शेयर्स। तो जो लोग सम कर रखे थे उन लोग को याद था, वो भी तो सिंसियरिटी होनी चाहिए ना। तो अपना टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहां पे निकल गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4.8 करोड़, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 19.2 करोड़। फ्री फ्लोट इज व्हाट, प्रमोटर होल्डिंग या नॉन प्रमोटर? नॉन प्रमोटर, यानी ये बाकी 16% का है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो बाकी 16% का है। एज पर रीसेंट सेबी गाइडलाइंस प्रमोटर्स हैव टू रिस्ट्रिक्ट देयर होल्डिंग टू 75%। बोला पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और प्रमोटर ही 80-90% होल्ड कर लेगा तो पब्लिक लिमिटेड मत करो ना यार, तुम प्राइवेट लिमिटेड बनाओ कंपनी को, क्या जरूरत है? ठीक है। टू अवॉइड डी लिस्टिंग फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज डिसाइडेड नॉट टू डीलिस्ट द शेयर बट टू कंप्लाई विद सेबी गाइडलाइंस। तो वो लोग को 84 को नीचे लाके क्या करना है, 75, बाय इशुइंग बोनस शेयर्स टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स व्हाइल मेंटेनिंग द सेम पी रेशियो। तो अपने पास 63 लाख शेयर्स है, वो लोग के पास कितना शेयर्स है निकालो, 63/84 इंटू 16, 63/84 इंटू 16 क्या है, 12 लाख शेयर्स। तो 12 लाख जो शेयर्स है उन लोग को अपने बोनस शेयर इशू करेंगे जिससे टोटल शेयर्स बढ़ेगा और अपना 75% हो जाएगा। तो इजी मैथ्स क्या हुआ, अपना 63 लाख शेयर्स तो सेम है, उसको 75% करना है। प्लीज डिवाइड करो, 63/0.75 कितना, 84 लाख शेयर्स टोटल हो जाएगा। 84 लाख शेयर्स टोटल हो जाएगा। और अभी कितना टोटल शेयर्स है, 75, समझ रहे हो ना? तो 75 से 84 कितना शेयर्स और इशू करना है, 9 लाख शेयर्स और इशू करना है माइनॉरिटी को। माइनॉरिटी के पास कितना शेयर था, तो 12 के बदले 9, 12 के बदले नीचे 12 के साथ साथ 9, तो इसका मतलब 3:4, बोनस रेशियो 3:4, ठीक है ना? बोल रहा है कैलकुलेट द पी रेशियो, तो पी रेशियो के लिए प्राइस निकालना पड़ेगा। तो 19.2 करोड़ को कितने शेयर से डिवाइड करेंगे, 12 लाख, वो करोड़ में है तो या तो करना पड़ेगा अपने को 19.2 डिवाइड बाय 0.12 ना, 19.2 डिवाइड बाय 0.12 कितना, 160 शेयर प्राइस है, 160 शेयर प्राइस। और ईपीएस क्या है, 4.8 डिवाइड बाय 0.75, सही बोला मैंने? पैट बाय नंबर ऑफ शेयर्स, 4.8 बाय 0.75 कितना, 4.8 बाय 0.75, 6.4 ईपीएस है। तो पी रेशियो इज 160 डिवाइड बाय 6.4, 160 डिवाइड बाय 6.4 हाउ मच, 25 इज द पी रेशियो। बहुत बने इजिली पिकेबल सम है। और बोनस रेशियो निकाले लिए हम लोग 3:4। मार्केट प्राइस बिफोर एंड आफ्टर द इश्यू ऑफ बोनस, बिफोर निकाले थे 160, अपने बिफोर क्या निकाले थे 160, और बोनस शेयर्स इश्यू करने से कंपनी को चेंज थोड़ी हो जाता है। द मार्केट कैप विल रिमेन व्हाट, सेम, बट द नंबर ऑफ शेयर्स विल व्हाट, राइज, सच दैट प्राइस विल व्हाट, फॉल। तो दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो 160 शेयर प्राइस था याद है, और पहले कितना शेयर्स था, 75, कितना था, 75 लाख शेयर्स था, तो मार्केट कैप था 75 इंटू 160, वो क्या रहेगा, सेम, पर वो अब डिवाइड होगा 84 लाख शेयर से, समझ गए? मार्केट कैप सेम रहेगा
पर नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गया, ज्यादा। और या फिर आप कर सकते हो पी रेशियो इंटू ईपीएस, पी रेशियो इंटू, तो पी रेशियो सेम रहेगा और ईपीएस नया वाला निकाल दो, प्रॉफिट तो वही है ना 4.8, और नया वाला ईपीएस होगा 4.8 बाय 0.84। करो एक बार, 4.8 डिवाइड बाय 0.84, 4.8 बाय 0.84 क्या 5 पॉइंट समथिंग इंटू 25, 5 पॉइंट समथिंग इंटू 25 क्या 142.8। अंडरस्टैंड, देयर सम कॉमन थिंग्स विच वी शुड नो, ओनली जब अपने रश में है तो ध्यान नहीं आता है। बोनस वगैरह से एवरीथिंग एब्सोल्यूट रिमेन सेम, एवरीथिंग पर शेयर फॉल्स। बोनस के बाद पैट क्या रहेगा, सेम। बोनस के बाद नेटवर्थ क्या रहेगा, सेम। बोनस के बाद मार्केट कैप क्या रहेगा, सेम। एब्सोल्यूट विल रिमेन द सेम, बट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स विल व्हाट, फॉल, पर शेयर विल फॉल, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट, फ्री फ्लोट मार्केट कैप आफ्टर द बोनस इश्यू। तो प्राइस तो तुमने निकाले दिया 142 पॉइंट समथिंग, और वो लोग के पास शायद 12 प्लस 9 कितना शेयर्स है, 21 लाख, तो इंटू 21 लाख फ्री फ्लोट मार्केट कैप ना, वो लोग का शेयर का होल्डिंग 21 लाख शेयर्स है इंटू प्राइस। तो सम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, यू कैन जस्ट मार्क 84% को सर्कल करके, रिमेंबर मे नॉट बी गिवन, ठीक है। ओके, रिमेंबर मे नॉट बी गिवन। तो अपना मेन मर्जर्स एंड एक्विजिशन जो है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन वो अपने कंप्लीट नहीं किए फ्रॉम न्यू सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, और थियरी भी अगर डिस्कस हो जाता थोड़ा हेल्प हो जाता है, बिकॉज यू हैव टू पिक इट अप, एंड व्हेन यू हैव डन इट उस समय से आप भूल गए होंगे। तो मैंने बोला कि मैं इन दोनों का रिकॉर्ड करके यहां भिजवाऊंगा, उसका आपको व्हाट्सएप या जो भी जाएगा, और आप आके कर सकते हो। ओल्ड सिलेबस का मैं कंफर्म्ड नहीं हूं, बट आई विल ट्राई, बिकॉज अगर सब बैठे हैं तो डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट गुड, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यू विल गेट द मैसेज इन दैट रिगार्ड कि कैबज लीजिंग और उसका सिलेक्टेड सम्स का प्रैक्टिस और पिकअप, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली आप आके वो क्लास कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी अपने बहुत बढ़िया से कवर किए हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आप घर पे तुरंत एक बार रेफर करते हो कि नहीं, तभी जाके वो ठीक से होगा। सारे प्रोसीजर, सारे प्रोसेसेस डिस्कस हो गए। इस बुक को सबसे मेन बना के चलिए, ठीक है। तो बिकॉज अभी अभी हुआ है तो रिसेंसी इफेक्ट होता है। आई विश, एक मिनट दे दो, आई विश दैट आपका बहुत अच्छा मार्क्स आए, आप पास हो जाओ पूरे, मैंने इस टर्म में आपका खत्म हो जाए सीए, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, एक ग्रुप बाकी है तो उसके लिए आपको उस दिन अटेंटिव रहना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी वेरी मच प्रेशराइज्ड ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, हमेशा कमती प्रेशर। इससे वो तभी हो सकता है जब उसके पहले पहले दिन आपने ज्यादा प्रेशर लिया। थिंक अबाउट इट ऑन द डे, पागल के जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे आई कैन रिमेंबर जब क्लास 10 में आईसीएससी बोर्ड दे रहा था ना, आई वॉज गिविंग, तो मेरे को याद है मैं पेपर में जैसे 2 बजे पेपर है ना, जो भी है, तो 2:05 पे पहुंच रहा हूं। मैंने ऐसे क्या पढ़ लेंगे, मैंने पागल के जैसे भी देख ले, वो भी देख लेना, गिरते पढ़ते हुए। It happens with everybody. With maturity, people learns. Those who are more mature, they can perhaps guide. It shouldn't happen. आप अगर एकदम उस वातावरण में हो ना, तो आप बहुत सारा मिस्टेक्स करोगे. You will do more harm. अगर कुछ नहीं हो रहा है, तो it's best to assume that वो नहीं आने वाला है on that day. ठीक है, तो अब नहीं हो रहा है तो क्या करें? You cannot be that way that नहीं वही चीज आएगा जो तुमने छोड़ा है. So I'm not encouraging you to leave everything. But that's the mentality on that day. Go with a very light heart. जैसे मैं बोल रहा हूँ frankly, SFM में जब भी पढ़ाने आते हैं तो कभी देख के नहीं आना पड़ता है. जैसे क्लासेस ले रहा हूँ तो I don't have to see. It's gone in the body. But जैसे सपोज मैं CFA पढ़ा रहा हूँ या FRM पढ़ा रहा हूँ, उसमें बहुत चीज देख के आना पड़ता है. Frankly speaking, पढ़ के पढ़ाना पड़ता है. ठीक है, बिकॉज ऑथर ने क्या बोला है क्या नहीं. तो उसमें क्या होता है मेरे साथ, कभी कभी सपोज बिकॉज ऑफ प्रेशर, जैसे यहां से कल सुबह 5 बजे फ्लाइट है, 8 बजे लैंड करूंगा, 9 बजे घर पहुंचूंगा, 11 बजे क्लास है. ठीक है, तो इन दैट केस उसमें क्या होगा, सपोज आई एम नॉट एबल टू सी, और क्लास लेना जरूरी है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें अगर देख नहीं पाया ना, तब मेरे को भी वो स्ट्रेस होता है जो आपको एग्जाम के टाइम पे, बिकॉज टीचिंग इज अ बिग स्ट्रेस. पब्लिक को फेस करना इज्जत का सवाल है. ठीक है,
तो उस केस में क्या होता है, धीरे धीरे लर्न किए कि नहीं, देयर सो मच दैट वी नो ना। तो अगर बाई चांस कभी ऐसा हो गया तो इन दैट केस अपने जो कंफर्ट लेवल में जानते हैं उसको उस तरह से, जैसे उस क्लास में डिक्टेट ज्यादा नहीं किए, बोले कि आज वार्म अप टाइप है जिसमें आपको आइडिया दे रहे हैं, अपने नेक्स्ट क्लास उसको डिक्टेशन के फॉर्म में लेने वाले हैं, बिकॉज डिक्टेशन गलत नहीं होना चाहिए ना। तो बता रहा हूं, इट हैपेंस विथ एवरीबडी। तो आप लोग के साथ ज्यादा होता है व्हेन यू सिट फॉर द एग्जाम, इंश्योर दैट एक्सट्रीम प्रेशर नहीं हो रहा है। वो फील हो जाता है कि तुम पागल हो चुका है, हो जाता, वहां पे जरूरत है थोड़ा सा बैक ट्रैक करने का कि यार क्या हो रहा है, वी शुड नॉट डू दिस स्टुपिडिटी। ठीक है, तो इलेक्टिव पेपर का बीच में बात हो ही गया था, ठीक है, और सारे एंगल्स का बात हो गया, कौन सा पहले कौन सा बाद में वगैरह वगैरह कैसे रिवाइज करना है। तो होप यू डू द वेल। एंड मैंने जो बीच में एक लॉन्ग टर्म विजन, बिकॉज गॉड नोस कब आपसे मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा, इसलिए मैंने जो आपको बोला था कि जिनको फाइनेंशियल मार्केट्स में है वो लोग CF पे जरूर करें। पुणे के साथ एक स्पेशल अटैचमेंट इसलिए रहता है बिकॉज जैसे बैंगलोर है, पुणे है, बॉम्बे है, इन सब जगह पे इतना ज्यादा जॉब्स रहता है फाइनेंशियल मार्केट का ना, कि हम लोग कैलकाटा से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं पर वो सब एक्सपोर्ट हो रहे हैं, बिकॉज कैलकाटा में यू नो वी हैव द ममता दीदी, ठीक है, तो शी विल नॉट अलाउ एनी ग्रोथ टू हैपन, नथिंग कैन हैपन ओवर देयर। मतलब वैसे बिग सिटी है, देयर इज अ लॉट ऑफ कंजम्पशन बेस एंड मासेस एंड पॉपुलेशन, बट जो ब्रेन वाला काम है ना फाइनेंस का, वो ज्यादा वहां पे है नहीं। तो जिनको भी CFA वगैरह पढ़ाते हैं, दे ऑल अल्टीमेटली वर्क आउटसाइड। उनमें से कुछ एफ्लुएंट फैमिली से हैं, देन दे कम बैक एंड मैनेज देयर बिजनेस, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे 10 जन को मिल पाते हैं जो लोग यहाँ काम करें, यहाँ काम करें, तो एक वो भी अटैचमेंट रहता है। ठीक है, तो आई कुड नॉट प्रिवेंट माई सेल्फ, वरना मैं किसी और कोर्स का बोलता नहीं हूँ। आप लोग जरूर देखिएगा 2020 से 30 में फाइनेंशियल मार्केट बहुत जोर से बूम में आएगा। तो इफ यू कुड डाइवर्सिफाई इनटू CFA, इट्स एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी फॉर CS। ठीक है ना, ओके। And encouragement are those vital nutrients. They're like the water, that nutrition that nourishes the plant of success. सही जगह पे हो, सही कंट्री में, आपने सही प्रोफेशन चुना है। Be phases in your life when you will feel low, but then never give up and stay strong. There's no shortcut to success. Seriously, there is no shortcut. एकदम चिल मार के पढ़ो, नॉर्मल, सीरियसली। मेरा एक ही मंत्र था, जो सबकी कमजोरी है उसको अपनी ताकत बना लो। आप कितने घंटे पढ़े इज नॉट द मेन थिंग, इट्स अबाउट आपने उस घंटे में कितना अचीव किया। Any decision that you make in your life, trust yourself that yes, you have evaluated all your pros and cons. You have made a choice based on the best you think of it. Just trust yourself that yes, if you have chosen it, stay true to it, give all of yourself to it, and that's how you can succeed in anything you want. Not just CA, but that's how you should live your life. मैं मेरे गांव से पहला हूं जिसने CA में एंटर किया और CA कंप्लीट किया। CA is not easy than 10th or 12th class. Sagar Saral Educational Institute की much awaited felicitation ceremony for the top rank holders of the country बस खत्म हो चुकी है, और अब हम एक एक करके हमारे स्टूडेंट से बात कर रहे हैं किस तरह उन्होंने इंस्पिरेशन ली है हमारे टॉप रैंक होल्डर से। बहुत ही प्रोडक्टिव था, कंस्ट्रक्टिव था, एंड आफ्टर स्पीकिंग टू द रैंक होल्डर्स वी हैव लर्न्ड न्यू स्ट्रैटेजीज टू प्रिपेयर फॉर आवर इंटर एंड फॉर आवर CA कोर्स। एक चीज ये सीखी कि कभी मार्क्स से पीछे मत भागो, यही एम हो कि अच्छे से पास होना, जितना अच्छा हो सके आगे सब अपने आप। Sanjay sir's method is like one of the best methods. It's a really frank method, and the way he teaches is a very informal one. So students kindly get to know the concept really well. And all the rank holders said that the notes are really well, and just study the notes and you clear the exams really well. Today I learned that आप जो डिजर्व करते हो उसके लिए प्रिपेयर करो, मार्क्स के बारे में मत सोचो।
मार्क्स तो छाप मार के आएंगे। इनसे मिलके पता चला कि मतलब पढ़ाई कैसे आगे करना है, मोटिवेशन भी मिला कि वो टेलर के बेटे होकर के जब रैंक 1 ला सकते हैं तो हम भी ला सकते हैं मतलब।